हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से जो है बायोलॉजी का चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। बहुत ही कम पार्ट बचा है, वो फिनिश करके सब आज का जो है बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले के वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक वो है जब जो प्रेशर होता है उसको प्रेशर दिया जाता है कुछ जैसे कि आर्टरी को प्रेशर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। जैसे हम लोग देखे थे कि एक जैसे मसल है, तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ये मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब ऐसे ऐसे फूल जाता है, तब इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तब क्या होता है, तब जो है सभी आर्टरीज वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। और यही कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग अभी क्या कहेंगे, उसी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहेंगे सिस्टोलिक। सिस्टोलिक सिस्टोलिक। और जब रिलैक्स हो जाता है, जैसे कि अपना आप लोगों का मसल या किसी का भी मसल जब फ्लैट हो जाता है तो हम लोग उसे रिलैक्स कहते हैं। तो ये रिलैक्स को हम लोग अभी के भाषा में कहेंगे कि डायस्टोलिक। ठीक है। अब क्या होता है, मैं प्रेशर पहले की वीडियो में भी बोली थी कि प्रेशर जो है हम लोग का नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो है 120/80। तो 120/80 हम लोग का नॉर्मल प्रेशर है। तो ये जो 120 है वो क्या है, जब ब्लड प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब प्रेशर क्रिएट करता है, क्या करने के लिए, जब प्रेशर क्रिएट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब प्रेशर क्रिएट नहीं होता तब रिलैक्सेशन होता है। तो प्रेशर क्रिएट करता है जब, यानी जबकि कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जो है वो हम लोग 120 लिखते हैं। और जो डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन जब होता है उसका मिनिमम, ये मिनिमम मैं नहीं कह सकती, नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है वैसे ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना है। ठीक है, ये मैंने बताया था पहले के वीडियो में। और जब ये जो ब्लड प्रेशर है वो जब बढ़ जाए, जैसे कि 150 हो जाए या 130 हो जाए, तो क्या होता है, और ये जो नीचे का भी बढ़ जाए तो क्या होता है, हाइपर टेंशन होता है। हाइपर टेंशन तब क्या होता है, तब जो आर्टरीज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, फट जाते हैं, लीकेज ब्लड फ्लो होने लगता है। और इसके लिए क्या हो जाता है, जो मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। तो इसलिए हाई प्रेशर नहीं, हाई टेंशन, हाइपर टेंशन जो है वो बहुत ही, मैं क्या कहूँ, बहुत किसी को होता है। लो प्रेशर भी होता है। तो अब आते हैं आर्टरीज। आर्टरीज हम लोग ने देख लिया कि आर्टरीज किस किस काम में आता है। आर्टरीज आते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वेंस डीऑक्सीनेटेड। ये तो जानते हैं हम लोग। अब क्या होता है, अब ये जो आर्टरीज है, आर्टरीज हार्ट में हाई प्रेशर से घुसता है। और आर्टरीज का जो वाल होता है, मतलब आर्टरीज तो ऐसे पाइप के जैसा होता है ना, तो इसका जो वाल होता है वो बहुत ही थिक होता है और इलास्टिक सा होता है, इसलिए उसको हाई प्रेशर देने पर भी वो फटता नहीं है। अब क्या करता है, वेन हम लोग जानते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। उन लोगों के पास ये थिक वाल नहीं होता,
इसलिए उन लोगों को जब मतलब इसलिए उनके पास जो ब्लड आता है वो अंडर प्रेशर मतलब लो प्रेशर में आता है, ताकि वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में सब गड़बड़ी कर दें, ऐसे नहीं होता। तो अगर बोला गया कि थिक क्यों होता है आर्टरी और वेन क्यों नहीं होता, इसलिए ताकि आर्टरी में बहुत ही थिक इलास्टिक वॉल है और वेंस में नहीं है। वेंस में ना होने के कारण जो है ब्लड जो है वो बहुत ही अंडर प्रेशर कह सकती हूँ, अंडर प्रेशर में जाते हैं और ज़्यादातर ब्लड वहाँ पर नहीं रहता, जैसे कि मतलब चलते जा रहे एक जगह पर ज़्यादा देर से नहीं टिक पाते। तो अगर और एक चीज़ है कि अगर पूछा गया कि स्मॉलेस्ट वेसल that have wall which are one cell thick, मतलब वन सेल थिक मतलब बहुत ही कम थिक है, बहुत ही कम। वन सेल कितना होता है उतना थिक है। अगर कोई एक वेसल ऐसा बोल दो स्मॉलेस्ट वेसल, तो उसका नाम है क्या, उसका नाम है कैपिलरी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो एक्सचेंज ऑफ ब्लड है वो कहाँ पर होता है, तो यही कैपिलरीज में होता है, ठीक है। अब ये कैपिलरी क्या करता है, ये कैपिलरी एक कैपिलरी दूसरे कैपिलरी को जॉइन करता है ताकि वो वेन बन जाए। थिक क्या है, वन सेल थिक, तो उतना थिक तो है नहीं, तो वेन बन जाता है इसलिए। और वेन बन जाने के बाद वो ब्लड आराम से पास करता है। तो ये हम लोगों का जो है वेन, आर्टरी, फिर कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक सब हो गया। अब जो आता है वो आता है प्लेट्स। अब प्लेट्स क्या है, ये प्लेट्स है जैसे कि सोचिए एक ट्यूब है, कोई सा भी ट्यूब सोच लीजिए, वो ट्यूब कहीं पर लीक हो गया और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगा। और सोचिए कि वो जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो ब्लीडिंग होता होते इंटरनल एक्सटीरियर जो भी कर सकते हैं आप लोग, तो ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग होते होते जो है उसको मिनिमाइज़ करना है, उसका जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप करना है। तो इसको स्टॉप करने के लिए क्या है, हम लोग ब्लड के पास क्या है, ब्लड के पास उसके पास है प्लेट। तो ये प्लेट सेल क्या करता है, अगर कहीं पर इंजर्ड हुआ, कहीं पर जो खून है वो जम गया, जो जम भी जाता है कभी कभी, तो उसको क्या करता है, अवॉइड करता है ये प्लेट्स, ठीक है। ये ब्लड के अंदर ही रहता है। और एक चीज़ है वो है लिम्फ। तो ये लिम्फ क्या है, लिम्फ क्लास 9 में था कि एक काइंड का फ्लूइड टाइप का है, ये बहुत ही ये कलरलेस ही होता है। तो ये क्या करता है, तो ये कैसे फॉर्म होता है वो पहले जानते हैं। तो ये फॉर्म होता है जो हम लोगों का वॉल सेल, जैसे कि स्किन में भी बहुत पोर्स रहते हैं, तो वैसे भी अंदर पेट के अंदर कहीं पर भी जो है पोर्स रहते हैं। तो उन पोर्स में ये मतलब कैपिलरीज का पोर्स में क्या करता है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा रह जाता है, प्रोटीन रह जाता है, ब्लड सेल रह जाता है, कुछ प्रोटीन जैसे चीज़ वो क्या कर लेता है, ये सब रह जाता है। और ये पोर्स जो है उसे क्या फॉर्म कर देते हैं, लिम्फ में, या हम लोग कह सकते हैं टिश्यू फ्लूइड, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। ये बहुत ही सिमिलर है प्लाज्मा ऑफ ब्लड के जैसा। ये कलरलेस होता है जैसे कि मैंने फर्स्ट में कहा, और इसमें प्रोटीन ज़्यादा नहीं रहता,
क्योंकि ये मतलब जैसे होता है ना वेस्ट फूड हम लोग फेंकते नहीं, किसी जानवर को खाने दे देते हैं, वैसा ही है। ये जानवर कौन है? ये जानवर लिम्फ है, लिम्फ। तो ये लिम्फ क्या करता है? लिम्फ इन सब कैपिलरीज में रहता है और ये भी फिर जॉइन मतलब उतना छोटा बचा कुचा खाना कितना रहेगा? उतना तो नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है? फिर से अपना जॉइन कर करके एक लार्ज वेन बनाता है, मतलब ये लास्ट में वेन हो रहा है ट्रांसफर में। फिर ये लिम्फ जो है वो कुछ डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब, ये सब फैट वगैरह वो इंटेस्टाइन फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में ले जाता है ताकि जल्दी पास हो जाए। तो चलिए ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या होता है? फर्स्ट तो हम लोग दो चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स को खाना कितना ज़रूरत है और खाने के लिए उनका सोर्स क्या है। सोर्स तो फर्स्ट सनलाइट हो गया, फिर एयर हो गया, सॉइल लगता है। तो उनका फर्स्ट सोर्स जो है हम लोग कह सकते हैं सॉइल ही है, क्योंकि वो सबसे पास में है, उसको उसके लिए कहीं पर भटकना नहीं पड़ता। जैसे कि पानी के लिए कभी कभी भटकना पड़ता है, पानी अगर देगा तो वो बढ़ेगा। सनलाइट कभी कभी नहीं होता, एयर तो प्रेजेंट होता ही ऑलवेज। तो इसीलिए जो सॉइल है वो सबसे जो है नियरेस्ट में इसका है, वो कभी भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ भी वहाँ से ले सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर वाटर, मिनरल, कुछ भी। अब ये तो सॉइल से बहुत चीज़ें ले रहा है। अब ये किसके थ्रू ले रहा है ये भी जानते हैं हम लोग, रूट्स के थ्रू ले रहा है। अब रूट्स में दो तरह के, मतलब ये ले तो रहा है, एक ट्री है, अब ये रूट्स से पानी, मिनरल, खाना जो भी दे रहा है, ले तो रहा है, पर एक होता है जैसे कि तो यहाँ पर ब्रांच है। तो एक होता है कि जो है मतलब रूट्स जो है फिर इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, रूट्स नहीं करेगा, स्टेम करेगा। तो ट्रांसपोर्ट एक है पूरा मतलब अपवर्ड, सिर्फ सीधा ही जाएगा, कहीं मुड़ेगा नहीं। और एक है कि मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, ऐसा। तो फर्स्ट तो सुनते हैं जाइलम। जाइलम फ्लोएम हम लोग जानते हैं बहुत पहले से। जाइलम जो है वो सिर्फ वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये जो वाटर है वो क्या है, वो यूनिडायरेक्शनल में चलता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब किसी एक डायरेक्शन में, अगर या इधर तो नहीं आएगा क्योंकि रूट्स ऊपर ही भेजेगा। अब इधर भी जा सकता है तो इधर ही जाएगा, इधर जितना ब्रांच है इधर। अगर इधर जाएगा तो इधर ही जाएगा, अगर सीधा जाएगा तो सीधा ही जाएगा, एक ही डायरेक्शन। और फूड तो हर किसी को चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको बाई डायरेक्शनल चूज़ करना पड़ता है, जो कि है फ्लोएम का। तो फ्लोएम क्या करता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट में जाता है और सभी को जो है दे देता है खाना पीना। ठीक है, अब देखते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो बस तो प्लांट में मैं कह रही थी, तो एक चार्ट टाइप का बना दी हूँ। अब देखो कि प्लांट्स में जो है वाटर एंड मिनरल,
कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हम लोग जानते हैं कौन? जाइलम। और फूड फ्लोएम। ठीक है। अब इस वाटर एंड मिनरल में और भी कुछ आता है। वो है, फर्स्ट है कि एक ट्रांसपीरेशन, जैसे हम लोग का स्वेट होता है, यूरिन, फिर स्वेट और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं। तो जैसे ये सब वेस्ट निकलता है ना, पेड़ों का भी वेस्ट निकलता है। अब कैसे, वो हम लोग बात करेंगे। रूट प्रेशर और फूड का जो है वो है ट्रांसलोकेशन। ये क्या है वो सब मैं बताऊँ। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर, जैसे हम लोग का लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स कह सकते हैं। तो उन लोगों का ट्री जो है, उन लोगों का भी लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, ताकि उनका जो वाटर लेवल या कह सकते हैं और बैलेंस लेवल वो पूरा मेंटेन्ड रहे। इसलिए ट्रांसपीरेशन वो लोग करते हैं। और ये सब कहाँ से, मतलब ये मतलब जो ट्रांसपीरेशन होता है वो कहाँ से होता है? लॉस ऑफ वाटर कहाँ से होता है? वो होता है एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स मतलब जिसमें जो कि है हवा, जिसके हवा में घुल मिल जाता है, वैसे भी होता है। फिर ये ट्रांसपोर्टेशन क्या हेल्प, ट्रांसपीरेशन ये किस में हेल्प करता है? ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर एंड मिनरल्स। फिर जो मतलब रूट से आए हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं तो कभी कभी फेंक देता है और नहीं कहूँगी, मतलब वो निकल जाता है। अब जो है और एक चीज़ है, वो है रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर का मतलब कि जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो नाइट में होता है, नाइट में। क्यों? क्योंकि तब जो है स्टोमाटा सब खुला रहता है, मतलब डे के टाइम में स्टोमाटा सब ओपन रहता है। और ओपन रहने से अगर चाहे एक आप जैसे कि एक ड्राम या बोतल लो, उसमें छेद कर दो तो क्या होता है? पानी गिरने लगता है। अब अगर उस छेद को बंद कर दोगे तो पानी लॉस नहीं होगा। तो वैसे ही डे के टाइम में स्टोमाटा ओपन रहता है, वो जो नल है खुला रहता है। तो उस वक्त अगर ट्रांसपीरेशन करेगा तो बहुत ही लॉस हो जाएगा वाटर, उन लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए क्या करता है, तब जाइलम से वो रूट के द्वारा वाटर्स को अब्जॉर्ब करते हैं। यह है रूट प्रेशर। मतलब जैसे कि तो ये जो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, वो भी तो एक प्रेशर क्रिएट, वो रूट में क्यों जा रहा है? वो भी तो एक प्रेशर, एक कॉन्ट्रैक्शन से जा रहा है। तो वही है रूट प्रेशर। और इसलिए ट्रांसपीरेशन जो है वो रात को होता है ज़्यादातर। डे में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये स्टोमाटा ओपन रहता है, और स्टोमाटा अगर ओपन रहेगा तो जो है सभी वाटर लॉस हो जाएंगे। अब देखते हैं फूड वाला। तो फूड में आते हैं, तो फूड ट्रांसलोकेशन से, जैसे हम लोग गूगल मैप्स देखते हैं लोकेशन के लिए, तो वैसे भी फूड खोजने के लिए ये जो उसका मतलब फ्लोएम से पास होता है, तो फ्लोएम क्या करता है? वो भी लोकेशन देखता है। अब आप लोग सोचेंगे कैसे, उन लोगों के पास फ़ोन तो नहीं होता। हाँ, नहीं होता, पर एक चीज़ ज़रूर होता है। वो क्या? वो एक चीज़ लोकेशन, मतलब ये फ्लोएम जो है वो ये जानता है कि इसको
मतलब जैसे कि एक ट्री है, सोच लो। अब फ्लोएम जानता है कि फूड इसको यहाँ पर आना है। अब वो इतना समझदार है, या मैं कह सकती हूँ इतना लोकेशन जान पहचान करके रखा है कि उसको या इधर जाकर फिर फूल पत्तों वगैरह वगैरह में पास करवाना है फूड को, वो ये जानता है। इसीलिए इसको ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन किसी भी जगह, मतलब हर एक कोने, जो ट्री का पूरा कोना है, कोना कोना ये जाता है और खाना सभी को सर्व करके आता है। ठीक है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड्स दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। हो गया ये हम लोगों का। और एक चीज़ देखते हैं। अब क्लास 9 में कुछ टिश्यू था, आपको ये भी याद होगा। कुछ नाम याद नहीं होगा, पर शायद ये तो याद होगा कि टिश्यू नाम का एक चैप्टर था। तो वहाँ पर कुछ टिश्यू थे, फ्लोएम के भी, जाइलम के भी। तो फ्लोएम टिश्यू जो है वो सुक्रोज जो होता है, तो सुक्रोज को ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया है फ्लोएम टिश्यू। अब ये फ्लोएम टिश्यू एनर्जी, मतलब एटीपी को ट्रांसफ़र करता है। और जितना इसमें वाटर का प्रेशर जो है वो बढ़ता है, उतना, मतलब जितना ये टिश्यू मूव करता है वाटर में, उतना इनका जो प्रेशर है वो क्रिएट होता है ज़्यादा। और ये प्रेशर जो है एक फ्लोएम के एक जगह में हो रहा है, उससे दूसरा जगह में जा सकता है, पर कम प्रेशर लेके। मतलब जैसे कि एक जगह हो, तुम नानी घर में हो, उससे तुम जाओगे अपने घर, तो नहीं, अपने घर में हो नानी घर में जाओगे, तो अपने घर से जब नानी घर जाओगे तो क्या करोगे, लेस प्रेशर से जाओगे, हाई प्रेशर से नहीं जाओगे। मतलब जैसे कि तुम लोग घर में कुछ हो जो एंग्री फेस लेके घूमते हो। अब अगर वहाँ पर एंग्री फेस लेके घूमोगे तो सब पूछेंगे क्या हुआ, तो वहाँ थोड़ा प्रेशर कम करना चाहिए। तो वैसे ही ये मूव करता है, पर प्रेशर डाउन करके, मतलब लेस प्रेशर से। और ये फ्लोएम मतलब क्या अलाउ करता है, ये सभी को फूड देता है, फिर प्लांट का जो नीड है वो सब कुछ देता है, यही सब। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट में, ये लास्ट पार्ट है, वो है एक्सक्रीशन। इसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब और एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कि सेल है, सेल। अब ये सेल किससे बना है पता है? ये बना है प्रोटीन से। अब ये प्रोटीन से बना है, बहुत अच्छा। अब प्रोटीन का मेन कंपाउंड क्या है? मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन। अब ये सेल जो है वो हम लोग जानते हैं, सेल भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये वेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसमें नाइट्रोजन होता है। मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि तो इसका मतलब हुआ कि सेल जो है वो प्रोटीन से बनता है, ठीक है। अब प्रोटीन से बनता है, वो मेन कंपाउंड, वो प्रोटीन ही है मेन कंपाउंड। तो सेल का जो मेन कंपाउंड है वो है प्रोटीन। अब ये प्रोटीन, ठीक है। अब जो सेल मतलब वेस्ट प्रोड्यूस करता है, सेल जो वेस्ट निकाल फेंकता है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। ये मैं कहना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया तब समझा मैंने। तो इसका मतलब है कि सेल जो प्रोटीन से बना हुआ है और प्रोटीन ही उसका मेन कंपाउंड है,
वो क्या करता है, जब वेस्ट प्रोड्यूस करता है, वेस्ट थ्रो आउट करता है अपने सेल से, तो क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। मतलब जो वेस्ट होता है वो सब नाइट्रोजन के होते हैं। ठीक है। अब हम लोग जब भी एक्सक्रीशन पढ़ते हैं तो एक ही डेफिनेशन बार बार हम लोगों को रिपीट किया जाता है, वो है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस क्यों कहा जाता है, इसीलिए जो सेल होता है वो वेस्ट प्रोड्यूस किससे करता है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन जो है बहुत ही हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो उसको निकाल फेंकना ही बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अब वो समय आ गया है कि एक्सक्रीशन और एक था इजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं कह दूं कि ये जो एक्सक्रीशन है, ये है नाइट्रोजनस वेस्ट, इसका मतलब है यूरिन। ठीक है। इजेशन है अनडाइजेस्टेड फूड, ये सबसे मेन डिफरेंस है। एक्सक्रीशन में तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड जो है वो दिखेगा, और इजेशन जो है वो सॉलिड मैं कह सकती हूँ, उसमें दिखता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लमेटिक यही है कि कंफ्यूज हो जाता है कि इजेशन और एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। तो यही है, इससे याद रखना और कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा, बना के आराम से लिख सकते हो। यही मेन डिफरेंस है। आप देखते हैं इसका जो है स्ट्रक्चर, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऐसे कुछ रहता है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, पैर है किसी का, हाँ वैसा ही है फिगर। ये कुछ कप केक हो गया, चलता है ड्राइंग। तो चलिए कुछ इस टाइप का ही होगा, किडनी बीम्स के जैसे। अब ये जाता है यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ से थोड़ा ड्राइंग खराब हो गया, पर देख लो और क्या। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों किडनी है। ठीक है। साइड में जो है वो दोनों किडनी। ठीक है। ये जो है, यह क्या है, ये है लेफ्ट में है कि राइट में है, ये वाला लेफ्ट में है कि राइट में, लेफ्ट में। इस तरफ से लेंगे तो लेफ्ट, ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है। और ये राइट किडनी। तो अब एक होता है, ये होगा ब्लू कलर का। ठीक है। एक बार इंसेक्टी में देख लेना, नहीं तो मैं यहीं पर दिखा रही हूँ। देखो ये वाला दिख रहा है। तो देखो तो ये वाला लेफ्ट किडनी, राइट किडनी।
ये ब्लू कलर का जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हर वक्त ब्लू कलर का होता है। तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वो कैरी करता है कौन, वेन, ठीक है। तो ये है लेफ्ट रेनल वेन, और रेड कलर का आर्टरी लेफ्ट रेनल आर्टरी, ये दोनों पाइप जैसा है, वो है यूरेटर, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद ये जो एक ब्रांच का टाइप का है वो है आयोटा, मतलब जो लार्जेस्ट आर्टरी है आयोटा, और लार्जेस्ट वेन जो है वो है वेना कावा, वो देखो पीछे में है, जैसे पैर निकला है वैसे। और ये यूरिनरी, तो ये फुल स्ट्रक्चर है। अब वो वाला डायग्राम में आ जाते हैं। तो देखो अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट तो ये रेनल लेफ्ट रेनल वेन जो है उससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड घुसता है, इससे आर्टरी वो भी घुसता है। अब इसमें जो है सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जो कि प्यूरिफाई कर देता है, इसमें जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो भी प्यूरिफाई हो जाता है। और उसके बाद यूरेटर, ये प्यूरिफाई ब्लड नहीं होता, ये कुछ और ही होता है, वो अभी बाद में समझ में आएगा। तो वो प्यूरिफाई, वो जो चीज़ है वो प्यूरिफाई हो जाता है, और प्यूरिफाई नहीं कह सकती, फिल्टर हो जाता है, और फिर यूरेटर से आता है और यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेथ्रा से निकल जाता है। अब वो चीज़ है क्या, वो चीज़ ये है कि अब देखो ये डायग्राम आ गया, वो है नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन है क्या, नेफ्रॉन जो है जैसे कैपिलरीज था एक स्मॉलेस्ट यूनिट, वैसे नेफ्रॉन भी है। ये नेफ्रॉन किस काम में आता है, ये नेफ्रॉन जो है वो यूरिन को फिल्टर्ड कर देता है, ये नेफ्रॉन। अब देखते हैं कैसे क्या होता है कुछ। तो ये होता है, फर्स्ट तो ये जो देख रहे हो ये वाला दो पाइप के जैसा, तो ये है रेनल आर्टरी, वो जो देखे थे, ये किसके अंदर है पता है, ये पूरा किडनी के अंदर है। और किडनी के अंदर मैंने दिखाया था ये वाला तो ये जो है वो ही, ये पाइप जैसा थी वही है। तो रेनल आर्टरी वेन वो दोनों ये है। अब क्या होता है, ये जो गोल जैसा देख रहे हो, इसके अंदर जो है एक चीज़ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं बोवमैन्स कैप्सूल। उसके अंदर एक हॉलो कप जैसा रहता है, और उसके बाहर एक कवरिंग जैसा रहता है। इंसेक्टी में ये जो कवरिंग वगैरह सब अच्छे से दिया है, यहाँ पर सिर्फ डायग्राम दिया है। तो एक कवरिंग रहता है, उसको कहते हैं गोलमरस। अब ये गोलमरस और वोमैन कैप्सूल को हम लोग कहते हैं मेलफिजियन बॉडी। अब क्या होता है देखते हैं। अब फर्स्ट तो यहाँ से वो जाता है, और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है यूरिया, जो कि मतलब से वो जो है किडनी में घुसता है, वो है यूरिया, एमोनिया एसिड, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, सॉल्ट, वाटर भी रहता है। तो वाटर तो होएगा ही,
पर 99 नहीं कह सकती, 90% जो है वो यूरिया रहता है। यूरिया बहुत ही खराब नाइट्रोजनस वेस्ट है। बहुत कोई ऐसे भी कहते हैं कि यूरिया ज़्यादा हो गया है, तो वही उसका मतलब है। फिर इससे गुजरता है, गुजरने के बाद यहाँ पर फर्स्ट एक आता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल कैन्वुलेटेड ट्यूबल, PCT। तो इससे गुजरता है जब इस तक कुछ पहुँचता है कि कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए डिसेंडिंग लूप कहा जाता है इस जगह को। तो ये डिसेंडिंग लूप से ये एक यू शेप चीज़ में घुसता है। ये यू शेप क्या है? यू शेप का नाम है लूप ऑफ हेलन, लूप ऑफ हेलन। फिर ये ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब नीचे गुजरता है तब कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो है सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ जो जैसे कि इम्पोर्टेंट लगता है तो वो लगता है, अगर नहीं लगता तो जाने देता है। फिर इसको ऊपर आने देता है। फिर ऊपर आने के बाद क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि वाटर का जो वाटर भी तो एक्सेसिव होने से बहुत ही ख़राब है, बैलेंस रखने के लिए ये ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है। अब ये फिर असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप से जाता है, फिर जाके डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल आता है। जैसे कि प्रॉक्सिमल मतलब एंटर होना, डिस्टल मतलब ख़त्म होना। तो DCT ट्यूब में घुसता है। घुसने के बाद ये कहाँ जाता है? ये जाता है इस तरह। अब देखो मैंने कहा था इधर यहाँ पर कुछ चीज़ अब्जॉर्ब होती है। वो क्या है? कुछ सिलेक्टिव चीज़ें, जैसे कि ग्लूकोज, एमोनिया एसिड, ये सब अब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ सिलेक्टिव, सब कुछ नहीं। फिर यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ से क्या होता है? यूरिया और वेस्ट जो है यूरेटर से निकल जाता है। यूरेटर देखे थे, वहाँ से ये यूरिया और वेस्ट निकल जाता है। और निकल जाने के बाद हो गया। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? एक्सेसिव अगर वाटर रहा उसको रिमूव करा जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ ही। तो यही है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट कहा जाता है, याद रखना। और किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। हेमोडायलिसिस किसको कहा जाता है? आर्टिफिशियल आर्टरी अगर लगा रहे होते हैं कोई भी, तो उसको हेमोडायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस का किसको कहा जाता है? डायलिसिस का मतलब है कि एक डिवाइस है जिससे जो है वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, वो रिमूव किया जाता है। जिनका किडनी खराब हो जाता है तो ये हेमोडायलिसिस लगाते हैं। हो गया, तो यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप योर कॉन्सेप्ट आर ऑल क्लियर। एंड इसी के साथ चैप्टर 1 जो है ख़त्म होता है। और कुछ अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, और चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। मैं किसी को फोर्स नहीं करती, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।